प्राणी वर्गीकरण पार्ट पढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्लास 11th का 4th चैप्टर है, चौथा पार्ट है। और इसमें आज बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की। टॉपिक है इकाइनोडर्मेटा। इससे पहले जो जितने भी संघ हैं उनको पढ़ चुके हैं, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और लास्ट यहाँ पर आज ये इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सिंपल सी एनसीईआरटी के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और बहुत सरल है। इकाइनोडर्मेटा का मीनिंग क्या है? इकाइनोडर्मेटा का मतलब है शूल युक्त शरीर या त्वचा। डर्मिस, डर्मेटा वर्ड डर्मिस से है, डर्मिस स्किन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो त्वचा है, एपिडर्मिस और डर्मिस, ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे डर्मिस है, तो डर्मिस वर्ड इसी के लिए यूज़ होता है त्वचा के लिए। तो शूल युक्त त्वचा। अब इसके अगर कैरेक्टर की बात करें तो ये जलीय जीव है, सभी जलीय जीव हैं और उसमें भी समुद्री जलीय लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अब वही 3-4 चीज़ें जो अभी तक पढ़ते आए हैं, प्रगुह्य, उसके अलावा अगर सम्मिति की बात करें तो सम्मिति इनके अंदर थोड़ी सी चेंज है। हाँ, मैं यहाँ पर त्रिकोरक लिख सकता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल सा है। त्रिकोरक है, प्रगुह्य है। लेकिन जब मैं बात करूँगा सम्मिति की, सिमेट्री की, तो सम्मिति इनमें द्विपार्श्व सम्मिति भी पाई जाती है। द्विपार्श्व सममित भी होते हैं और साथ में यह अरीय सममित भी होते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअल में कंडीशन ये है कि लार्वा अवस्था में तो यह द्विपार्श्व सममित होते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में यह अरीय सम्मित होते हैं। तो ये सम्मिति इनकी इम्पॉर्टेंट है, इनकी सम्मिति याद रखनी ज़रूरी, क्योंकि और किसी संघ में ऐसा नहीं मिल रहा है, इनमें ऐसा मिलेगा, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर द्विपार्श्व सम्मिति मिलेगी जीवन की एक अवस्था में और एक दूसरी अवस्था में ये अरीय सम्मित मिलेंगे। इनमें जल संवहन तंत्र मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आकर्षीय रुकों के किस संघ में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, उसकी व्याख्या करें। अब फिर अगर किसी को नहीं पता, फंस गया, वो क्वेश्चन छोड़ेगा। वो तो कोई याद करके गया था ऐसा कि इकाइनोडर्मेटा याद है, आर्थ्रोपोडा याद है, मोलस्का याद है, लेकिन हुआ ये कि कोई कैरेक्टर के बेस पर पूरा पूछ लिया, तो फिर वहाँ फंसने वाली कंडीशन होती है। तो जल संवहन तंत्र इंपॉर्टेंट है। इसमें जल आता है और उसी ट्यूब फीट पाए जाते हैं और उसी से जो जल संवहन तंत्र है, इसी के द्वारा इनमें भोजन आ रहा है, भोजन उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है इनमें, तो उसी के द्वारा बाहर निकलता है और श्वसन भी इसी के द्वारा होता है। जैसे अगर स्टारफिश की बात करें, इसका मेंबर है, उसके अंदर मुख और गुदा ऑपोजिट सरफेस पर पाई जाती है। एक पृष्ठ पर होती है, एक अधर पर होती है, एक दूसरे के आमने सामने, जस्ट ऑपोजिट, आमने सामने तो नहीं होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पर जल संवहन तंत्र मिल रहा है। लिंग की बात करें तो यह एक लिंगी है। इनमें बाह्य निषेचन होता है और पता चल ही रहा है कि यहाँ पर लार्वा अवस्था होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि लार्वा अवस्था है या नहीं है। तो लार्वा अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। इनके अंदर जैसे मैं अगर एक डायग्राम बनाऊँ स्टारफिश का, तो स्टारफिश के अंदर 3 भुजाएं एक तरफ होती है, 2 भुजाएं एक तरफ होती है। तो जो 3 भुजाएं एक तरफ होती है उनको तो बोलते हैं ट्राइबियम, और 2 भुजाएं एक तरफ होती है उसको बोलते हैं बाइबियम। इस तरह से आपको पता चल जाएगा, एक तरफ 2 भुजाएं हैं, एक तरफ 3 भुजाएं, तो ट्राइबियम और बाइबियम इनके अंदर मिलता है। ये स्टारफिश, तारा मछली कह रहे हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में ये तारा मछली नहीं है, ये इकाइनोडर्मेट है, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। ऐसा कई सारी हैं जो उनको डिस्कस करेंगे जब पाइसीज तक पहुँचेंगे। अभी कुछ दिन लगेंगे, शायद 3-4 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद में पाइसीज तक पहुँचेंगे, तो वहाँ बताएंगे कि कौन कौन मछलियाँ हैं और कौन कौन मछलियाँ नहीं होते हुए मछलियाँ कहलाती हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो मछलियाँ हैं लेकिन फिर भी उनको अपन मछली कंसिडर नहीं कर रहे बोलने में। ऐसे तो कंसिडर करेंगे लेकिन बोलने में अपन कई लोग मानते ही नहीं कि वो मछली है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ सिंपल से कैरेक्टर थे इकाइनोडर्मेटा तक के। इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इनमें रीजनरेशन पावर, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है।
पुनरुद्भवन की अपार क्षमता इनमें पाई जाती है, यानी हमारे शरीर में भी होती है लेकिन बहुत कम, बस इतनी सी कि स्किन हट जाए तो स्किन आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हाथ कट गया तो आ जाएगा, उंगली कट गई तो आ जाएगी, ऐसा नहीं है। स्किन हट गई तो आ जाएगी, बाकी ऐसा और कोई हमारे शरीर में, हाँ लिवर के अंदर होती है क्षमता लेकिन बाकी अंगों में नहीं होती पुनरुद्भवन की क्षमता। तो इसके अंदर पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता है। कोई भी भुजा इसकी अगर टूट जाए, अलग हो जाए, डैमेज हो जाए किसी भी कारण से, किसी दूसरे परभक्षी ने खा लिया है, कहीं टकरा के अलग हुई, वो दोबारा आ जाएगी। और क्षमता इतनी है कि उस भुजा से एक नई तारा मछली भी बन जाएगी, तो क्षमता कहीं ज़्यादा है। जैसे छिपकली में होता है, छिपकली में पूँछ कट गई, पूँछ से नई छिपकली नहीं बनती है लेकिन उस छिपकली की पूँछ आ जाती है, लेकिन इसमें उस कटी हुई भुजा से पूरा स्टार फिश फिर से बन जाएगा। इस तरह से इसमें प्रचुर क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन की। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर एंडोस्केलेटन है इनका और शूल होते हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही दिखता है, चूने के जैसा दिखता है। अगर आपने एक डेड स्टार फिश को, किसी भी मेंबर को इसके लिया है हाथ में, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं दिखने में, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे नकली है, पीओपी के बनाए हुए हैं और फ्रेजाइल होते हैं, भंगुर होते हैं, तोड़ोगे नीचे कांच की तरह टूट कर बिखर जाएंगे ये। तो इस तरह से यहाँ जो कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं और ये कंप्लीट किया पूरा, तो यहाँ पर इकाइनडर्मेटा कंप्लीट और साथ में अकशेरुकी भी कंप्लीट हो गए। तो अकशेरुकी में पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और लास्ट आज डिस्कस किया है इकाइनडर्मेटा। तो शायद 9 या 10 या उससे भी ज़्यादा कुछ लेक्चर्स हुए हैं, 11-12 लेक्चर्स हुए हैं, जिसमें शुरू में तो कुछ पढ़ा था किस तरह से इनके वर्गीकरण करते हैं, और 9 लेक्चर ये इनके हो गए और इस तरह से ये कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हेमिकॉर्डेटा डिस्कस करेंगे।